हेलो एवरीवन। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो सीरीज़ होगी हिस्ट्री की, जिसमें हम लर्न करेंगे डिटेल में, वो भी हिस्ट्री के बारे में, 10th एसएससी की हिस्ट्री के बारे में। तो इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि हम बोर्ड के अलावा कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करें, जिससे हमारा नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड हो जाए। तो चलिए चलते हैं अभी अपने चैप्टर्स की तरफ कि कितने चैप्टर्स हैं 10th एसएससी के अंदर। 10th के अंदर आपको नए सिलेबस में 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये 9 चैप्टर्स हिस्ट्री के हैं और 5 चैप्टर आपके सिविक्स के अंदर होंगे। फाइव चैप्टर्स विल बी ऑफ सिविक्स। तो यहाँ हमने जो कवर करेंगे ये है 9 चैप्टर्स हिस्ट्री के होंगे प्लस 5 चैप्टर्स, ये हम पूरा का पूरा 14 चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए हाईली सफिशियंट होगा। आपको और कुछ मटेरियल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस चाहिए। अब देख लेते हैं एक बार चैप्टर्स के नाम कैसे क्या हैं। फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट इन दी वेस्ट। तो मैं जनरलाइज सेंस में सिर्फ बताऊंगा क्या चैप्टर्स के अंदर है। इसमें हम लोग यूरोप के बारे में, जो वहाँ के थिंकर्स थे, जो उनकी राइटिंग्स थी हिस्ट्री के बारे में, वो पढ़ेंगे। अब हर चीज़ होता है, जैसे कि हम भले पढ़ते स्टार्ट में वेस्टर्न वालों के, लेकिन आ जाते हैं इंडिया के ऊपर फिर। तो हम लोग क्या देखेंगे कि फिर इंडिया वाले कैसी हिस्ट्री लिखते थे। ठीक है, फिर ये देखेंगे हम। फिर अप्लाइड हिस्ट्री, इस चैप्टर के अंदर हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन, जैसे कि अगर आप कुछ जानते हो अपने पास्ट के बारे में तो उससे पैसा कैसे कमाओगे, उससे आप नॉलेज कैसे लोगे, उससे पीस कैसे मिलेगा, वो हम पढ़ेंगे अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री और उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। तो इसमें हम लोग आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो होता है दो टाइप का, परफॉर्मेंस एंड दृक कला एंड ललित कला। तो ललित परफॉर्मेंस आर्ट होता है जहाँ पे परफॉर्म करना पड़ता है, और वहीं पे दृक कला हो जाए जो हम लोग सिर्फ देखते हैं, जैसे कि पेंटिंग वेंटिंग रहेगी इसके अंदर। ठीक है, मास मीडिया एंड द हिस्ट्री। फिर इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो पेपर, न्यूज़पेपर, जो आप हिस्ट्री जहाँ से जानते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ पेपर्स हैं या रेडियो है, इसके बारे में हम लोग सब जानेंगे कि उनकी हिस्ट्री कैसी थी। अब उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री की, एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, हमको जो जो चीज़ अच्छी लगती हैं सब कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे, इंटरनेट भी इसमें आएगा। फिर स्पोर्ट और उसकी हिस्ट्री, टूरिज्म और उसकी हिस्ट्री के, टूरिज्म में क्या हम लोग जो घूम रहे हैं हमेशा से, ये भी बहुत सालों से हो रहा है, लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहे हैं, कौन पहले था, फिर कैसे हुआ, तो कैसे कैसे चेंजेस आए टूरिज्म के अंदर। और लास्ट चैप्टर है हेरिटेज मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग हेरिटेज एंड तक जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हेरिटेज के बारे में तो जान ही जाएंगे कि हेरिटेज क्या होता है। ठीक है, हेरिटेज का हिंदी में सिंपल सा मतलब है धरोहर, जो हमारी बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स जो हमको देके जाते हैं, तो वो धरोहर रहती है, तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होना चाहिए। तो हेरिटेज इज द सेम, कि वन जनरेशन, इट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अच्छा, अब मैं फ्रैंक बात बोलूँगा कि इसमें बच्चों को जहाँ पे दिक्कत आती है, फर्स्ट चैप्टर उनको ईजी गिरता है, जो चैप्टर टफ लगते हैं वो है सेकेंड, लिखने के हिसाब से चैप्टर थर्ड, देन सिक्स एंड लास्ट इज द नाइन्थ। ये चैप्टर टफ रहते हैं हमको लिखने के लिए। अदरवाइज बिकॉज वी नो एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट, टूरिज्म में घूमना फिरना ये जानते हैं। आर्ट्स में सिर्फ टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और समझ में आ जाता है, उसके इशू नहीं रहते हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ हमको ऑलरेडी पता है। जो हमको दिक्कत आएगी वो आएगी सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स और नाइन्थ में। नाइन्थ में जो है इंसाइक्लोपीडिया करके है, इंसाइक्लोपीडिया, इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, नए नए वर्ड्स हैं, जो आप लोग को टफ पड़ेंगे लर्न करने के लिए। इंग्लिश वाले इजी हैं, लेकिन उसमें हिंदी वाले नाम भी हैं, तो वो नाम याद करने को, बाहर करने को टफ गिरते हैं। और अप्लाइड हिस्ट्री में कुछ नहीं है, वो एक फ्रेम होता है माइंड का, वो क्रिएट हो गया तो ये चैप्टर इजी हो जाता है। और हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, अगेन इसमें बहुत सारे नाम हैं और उनकी बहुत सारे बुक्स हैं, प्लस ईयर्स तो है ही, तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। चलते हैं फिर, हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे। और पहले चैप्टर को अगर शुरू करने से पहले कुछ जनरल बातें बताना चाहूँगा मैं आपको कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या याद रखना है, स्पेशली आपके 10th के लिए।
आपके 10th में जनरली आप जब चैप्टर पढ़ोगे आप पाओगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, ठीक है, ऑलरेडी नोन है, पता है आपको। तो क्या करना है आपको कि जो वर्ड होते हैं वो सोफेस्टिकेटेड यूज करने होते हैं। जैसे कि जनरलाइज करके नहीं लिखना है आपको, ये सेंस आपको बनाना पड़ेगा कि ऑलरेडी यू नो इनफ थिंग्स। जैसे स्पोर्ट्स और हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, आर्ट एंड हिस्ट्री, ये जानते रहोगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि आप जो वर्ड फॉर्मेशन है वो इंटेलिजेंट नहीं करोगे, इसलिए वहां पे दिक्कत आती है पहली तो। दूसरा होता है रिवीजन, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा। और मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि इवन अपार्ट फ्रॉम मैथ्स साइंस, ज़्यादा ध्यान हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की तरफ दो, क्योंकि आपके परसेंट लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, जो स्टैटिक फैक्टर है, स्टैटिक मतलब क्या, चीज़ें इसी के अंदर से आएंगी और कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैथ्स साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या होगा, एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि आप जो पढ़े हो उससे मिलता जुलता सम सॉल्व करवाएंगे वो लोग, फिर उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अब ये बताओ समझाने बोलेंगे। तो ऐसे दोनों के दोनों चीज मैथ्स और साइंस में आपको देखने पड़ेंगे। तो मैथ्स भी 2 पेपर, साइंस भी 2 पेपर। जो सबसे इजी चीज है टैकल करने के लिए वो है हिस्ट्री ज्योग्राफी। अगर आप रिवाइज करते रहते हो और पूरा साल भर छोड़ते नहीं हो बीच में, तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाओगे। 80 मार्क्स का रिटर्न होता है, 40 हिस्ट्री, 40 ज्योग्राफी, 10 स्कूल से, यहाँ भी 10 स्कूल से। आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया है। और ये हमारी एक नई स्टार्ट है, हम जनरली 11th और 12th पे फोकस थे, लेकिन एक न्यू स्टार्ट के लिए हमने स्कूल सेक्शन भी शुरू किया है। तो अगर आप लोग हमें अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब भी करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आगे अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। और फॉर श्योर क्वालिटी कंटेंट ही आपको देंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, हिस्टोरियोग्राफी एंड डेवलपमेंट इन दी वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या, इंडिया जो है वो ऐसा है, और इसके पीछे यहाँ पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे हैं, जिसमें से एक कंट्री है यूके, यूरोप के अंदर। सो ये हमारे वेस्ट में पड़ता है, इसलिए बोलते हैं डेवलपमेंट इन द वेस्ट। वेस्ट में डेवलपमेंट कैसे, पहले क्या किया था, उन्होंने हिस्ट्री लिखते हो। हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूं तो हिस्ट्री लिखना, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड एज अ हिस्टोरियोग्राफी। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं 10th में वो है मॉडर्न, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न मतलब क्या, आप 3 टाइप में पाओगे। एक होता है, एक से रब कर देता हूं, पहला जो रहता है वो होता है एंशियंट, मतलब क्या, ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड। सेकंड मिडाइवल होता है, जिसे मिडिवल भी बोलते हैं। ये कंपैरेटिवली न्यूअर होता है एंशियंट के कंपेयर में। अब मॉडर्न आता है लास्ट, मॉडर्न मतलब लेटेस्ट एंड न्यू। अच्छा, ये 3 वर्ड आपको हिस्ट्री में हमेशा परेशान करेंगे। जैसे कि इंडिया में एंशियंट मीनिंग अलग है, मिडाइवल का मीनिंग अलग है, मॉडर्न का मीनिंग अलग है। इसी तरह से यूरोप में एंशियंट का उनका मीनिंग अलग है, मिडाइवल का अलग है, मॉडर्न का अलग है। हर कंट्री एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न अलग अलग करके देखती है। तो हमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम लोग सिटीजन हैं इंडिया के, तो हमें इंडिया वाला ही फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में एंशियंट किसको बोलते हैं, इंडिया में एंशियंट पूरे गुप्ता पीरियड तक को बोलते हैं, पोस्ट गुप्ता, सॉरी, पोस्ट गुप्ता। जैसे कि
हर्षवर्धन राजा के बारे में आपने पढ़ा रहेगा। उनका नाम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो आपको चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज ही होगा पूरे हिस्ट्री में। हर्षवर्धन का नाम है हर्षचरित करके बुक है, तो आप लोग को मैं बार बार ये वर्ड बोलते रहूंगा तो आपके दिमाग में ये घुस जाएगा, तो आपको नया नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें रिपीट करना जरूरी है। तो पोस्ट गुप्ता मतलब गुप्ता कुछ रूलर्स थे जिन्होंने टेम्पल बहुत बनवाया था, उनके बाद जो आया वो हर्षवर्धन था, तो उसके बाद तक को बोलते हैं एंशियंट पीरियड। मिडाइवल कब शुरू होता है, जब इस्लामिक इन्वेजन होता है इंडिया के अंदर, जब इस्लाम आता है। इस्लाम हमारे इंडिया का नहीं है, ये अरब से आया। अरब अगर ऐसा दिखता है, सऊदी अरेबिया सब यूरोपियन, अरे हमारे सब यूरोपियन बोल रहा हूँ, और सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, ये सब अरब कंट्रीज बोले जाते हैं। यहाँ से इस्लाम का प्रचार प्रसार इंडिया के तरफ ईस्ट में आया, और इसके वेस्ट में यूरोप है एक्चुअली, तो आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ से वो हमारी तरफ आया, और जब ये लोग आए उस दिन से लेके ब्रिटिश के आने तक के हिस्ट्री को बोला जाता है मिडाइवल हिस्ट्री। और जब ब्रिटिश आ गए और उस दिन से लेके हमारे आज तक की पूरी हिस्ट्री को मॉडर्न बोलता है। तब आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब मिडाइवल बोलेंगे तो इस्लामिक के बारे में बात करेंगे, एंशिएंट बोलेंगे तो कम से कम हिंदू, हमेशा हिंदू रूलर्स ही रहेंगे वो, और जब मॉडर्न बोलेंगे तो ब्रिटिश के बाद जो ब्रिटिश में डेवलपमेंट, हमारे में जो ब्रिटिश लोगों ने डेवलपमेंट किया उसकी बात करेंगे। तो आपका फ्रेम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। सो डेवलपमेंट इन द वेस्ट, तो मतलब जब वो लोग हिस्ट्री लिख रहे थे ना यूरोप वाले, तो वो लोग कैसे लिख रहे थे, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर से, ठीक है। पहले एक बार इजी इजी यूज टू होते जाए, फिर हम बल्क मैटर देखेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnection। जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब क्या, सिंपल सा वर्ड है। जैसे कि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मेरे को बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके लिए जब मैं बुक पढ़ता हूँ, जब मैं कोई बुक पढ़ता हूँ, और बहुत सारा बुक पढ़ने के बाद मेरे पास एक नॉलेज जमा हो जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, और वो नॉलेज को मैं पब्लिश कर दूँ, जो मतलब कहीं इंटरनेट पे या बुक में लिख दूं, तो इसे बोला जाता है रिसर्च। मैंने कुछ बहुत इन्वेंशन बोलते हैं, इन्वेंशन नहीं किया, नया चीज नहीं खोजा, मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग चीजों से उसका रस निकाल के कुछ नया चीज बता दिया कि ये भी देखना जरूरी, उसे रिसर्च बोला जाता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल, ऐसे हिस्ट्री की बुकों में जो रिसर्च होता है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो लोग पढ़ते हैं और जो बहुत सारे नया चीज बताए, तो वो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। राइटिंग, तो रिसर्च की वजह से राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव मतलब एक एम से करते हैं, सब लोग एक ही एम से हिस्ट्री पढ़ते हैं। वो क्या होता है कि अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट है, मतलब क्या, ऑर्डर, कौन से साल में क्या क्या हुआ, ये क्रोनोलॉजी पता करना होता है। और ये वाला इवेंट, जो पहला इवेंट है, ये किसके वजह से हुआ, पहले क्या रीजंस थे इसके, और इस वाले पॉइंट से क्या क्या आगे होता गया, इनके बीच में कनेक्शन क्या है, यही पता करना है। तो ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव, एक एम के साथ किया जाता है। वो एम क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट, पास्ट में क्या क्या हुआ और उनके बीच में रिलेशन क्या था, ठीक है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड में सब लोग हमेशा अपनी हिस्ट्री जानते रहेंगे, और दूसरा क्या, आज जो भी पास्ट में हुआ है उसका इम्पैक्ट आज तक हमारे लाइफ पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा था, आज भी वहाँ पे रेडिएशन उसका दिख रहा है। रेडिएशन से मतलब क्या है, बच्चे वहाँ पे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। और इसी तरह से जो हमको फ्रीडम के टाइम पे हमारी लड़ाई हुई थी, तो उसी टाइम पे भगत सिंह जो बहुत फेमस हैं, उन्होंने बुकें लिखी थी। आज भगत सिंह को हर जगह माना जाता है, इवन आईआईटी मद्रास में उनके नाम का ग्रुप है लड़कों का, जो हर साल इवेंट करवाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाता है। तो हर पास्ट इवेंट का आज की हमारी लाइफ में रोल है, ये हमको टीचिंग दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि इस हिस्ट्री से लेना देना नहीं है। आप जानते नहीं है वो बात अलग है, नहीं तो हर एक चीज़ से हमारी जो हिस्ट्री में उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कि जीन्स ही पहनना है, जीन्स जो है ये हमारी हिस्ट्री का पार्ट है ही नहीं था, लेकिन ये किसका कहाँ से आया, ये हमारे, ये ब्रिटिश जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम पढ़ेंगे।
एंशियंट वाले में नहीं रहेगा। तो वहाँ से वो लोग वर्कर्स थे, वो लोग जीन्स पहनते थे, वो आज पूरे वर्ल्ड में हो गई, प्लस इंडिया में भी आ गई। तो देखो आप जो आप पहन भी रहे हो उसका भी लिंक है हिस्ट्री से ही। तो हर चीज़ कंटिन्यूस है, जुड़ी हुई है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज, साइंस की बात कर रहा है, द एम्पेरिकल मेथड, लैबोरेटरी मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्वेशन, इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज, पढ़ने के बाद लॉ बनाते हैं, एंड दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड द स्पेस। जगह बदल दो, समय बदल दो, फिर भी वो लॉ चेंज नहीं होता। दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। बहुत सारी बात होगी, अब देख लेते हैं तोड़ तोड़ के। फिजिकल और ये नेचुरल साइंस मतलब क्या है, जैसे कि इसमें फिजिकल साइंस में हमारे इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, नेचुरल साइंस में क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी वो सब आ जाते हैं। बायोलॉजी ये नेचुरल साइंसेस के पार्ट हैं जो हमारे नेचर में हो रहा है। इम्पेरिकल मेथड, इम्पेरिकल मेथड का क्या होता है, खुद आंख के सामने उसको एक्सपेरिमेंट करो और देखो, ऑब्जर्व करो, फिर रूल बनाओ, इसको बोलते हैं इम्पेरिकल मेथड। आप खुद परफॉर्म करके देख सकते हो। क्या कर सकते हो इस इम्पेरिकल मेथड का मतलब क्या होता है, आप खुद परफॉर्म करके टेस्ट करके बात सच है या झूठ देख सकते हो। जैसे कि ग्रेविटी बोलती है कि कोई भी चीज़ अर्थ अट्रैक्ट करती है, सिंपल, हाथ में से जो भी आपके पेन पेंसिल या रबड़ या स्टोन जो भी है उसको छोड़ के देखो, सीधा नीचे जाएगी, प्रूफ हो गया कि ग्रेविटी है, सिंपल, मैं एक्सपेरिमेंट करके देख सकता हूँ। इज यूज टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज, तो मेरे पास जो नॉलेज था कि मुझे, हम लोग को साइंस में 10th में पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन होता है, उसको चेक कैसे करूँ, सिंपल बात है, कुछ गिरा के देख लो, सीधा नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा वो। एंड दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग द लॉज, और इसके बाद क्या होता है, अगर कोई रहता है लॉ, हम लोग समझ पाते हैं कि हाँ ये लॉ तो है, और जो साइंटिस्ट लोग नया लॉ बना पाते हैं। दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो आज से ग्रेविटेशन जो डिस्कवर हुआ था, न्यूटन ने 100-150 साल पहले कर दिया था, तो आज भी ऐसा नहीं है कि न्यूटन बोल के गया तो वो आज गलत हो गया, आज भी ग्रेविटेशन है। टुडे ऑल्सो ग्रेविटेशन वर्क, इन फ्यूचर ऑल्सो ग्रेविटेशन विल वर्क, रहेगा ही, जब तक दो मास रहेंगे तब तक ग्रेविटेशन रहने ही वाला है। तो ये बात ध्यान रखना हमको, ठीक है। सो वो हमेशा, और दिस कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली। तो जैसे मैंने बोला पत्थर गिरा के, तो आप एक लेटर लिख देना अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो भी पत्थर गिरा के देखेंगे तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ दादा सही बोल के गए थे, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें आप हमेशा होते हुए पाएंगे। लेकिन अब आते हैं, ये कौन सी रिसर्च की बात की थी हमने, साइंस के रिसर्च की। अब आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के ऊपर। हिस्टोरिकल रिसर्च, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation। सिंपल सी बात है। अभी अब जो पानीपत का वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत 1526 में, ठीक है, बाबर ने फाइट की थी। अब आपको ये प्रूफ करना है कि बाबर ने, तो आप बाबर को तो पैदा कर नहीं सकते, अब यू कैन नॉट मेक बाबर बॉर्न अगेन। फिर यहाँ पे पानीपत में जो उस टाइम पे कंडीशंस थी, फ्लैट लैंड से, आज वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, खेती हो रही है, तो वहाँ पे आप ग्राउंड बना ही नहीं सकते। और उस टाइम पे उसने जो यूज़ किया था वो गन पाउडर यूज़ किया था। अब वो सब पाउडर लेके वापस, ये अवेलेबल है आज हमारे पास, लेकिन अब ये सब, तो वो कंडीशन आप ला ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप कर ही नहीं सकते हो। दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट, वी वेर नॉट प्रेजेंट इन दैट हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस। तो उस टाइम और स्पेस, टाइम मतलब समय 1526, और स्पेस मतलब जगह, मतलब पानीपत में हम प्रेजेंट ही नहीं थे। तो हमें क्या बचा, अब हमको सिर्फ पढ़ना है और समझना है। फिर द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, तो जैसे मैंने बोला कि आप फिर से पानीपत का युद्ध नहीं करा सकते। सबसे पहली बात तो आप जो आदमी लोग इन्वॉल्व थे उनको ला ही नहीं सकते ना, और उसकी थिंकिंग कहाँ से लगे, ला भी दिए, किसी का नए बेबी का नाम बाबर रख दिए, अब लेकिन बाबर जैसे गुण थोड़ी उसके अंदर आ जाएंगे। ऑल्सो इन द हिस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज, सबसे बड़ी बात, हिस्ट्री में आप लॉ भी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, लॉ नहीं बना सकते कि हाँ, जैसे कि मैंने पहले चीज़ क्या किया, साइंटिफिक रिसर्च करने गया, तो मैंने क्या किया, जो बोला था वो करके देखा, जब मुझे लगा कि हाँ वो ट्रू है, तो मैंने लॉ बना लिया खुद का कि हाँ ग्रेविटी होती है। फिर मैंने क्या किया, हर टाइम, साल 2 साल टाइम टेस्ट करते रहा कि ये सच बात है कि नहीं। तो ये सब चीज़, लेकिन वही हिस्ट्री में, पहली बात तो अगर मुझे डाउट है किसी चीज़ में, तो वो मैं परफॉर्म करके नहीं देख सकता, परफॉर्म करके नहीं देख सकता, मैं लॉ फॉर्मुलेट ही नहीं कर सकता। और वो लॉ
हमेशा सच नहीं होगा। तो पहली बात तो फॉर्मुलेट कैन नॉट फॉर्मुलेट लॉस दैट रिमेन ट्रू इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको, अशोका, द ग्रेट किंग अशोका, सब लोग जानते हैं इनका नाम, बचपन से हम लोग सुन चुके हैं। अब इन्होंने अपने बोलते हैं भाइयों को मारा, ही नियरली किल्ड हिज 100 ऑफ ब्रदर्स, ठीक है। इन्होंने अपने एक भाई को छोड़ के, मोगली पुत्र टिसा को छोड़ के बाकी सबको मार दिया, क्योंकि उस जैसे कि हिस्ट्री बताती है कि वो उनको क्या लग रहा था कि थ्रोन पे पहुंचने के लिए, राजगद्दी पे पहुंचने के लिए ये सब भाइयों को एक एक करके समझाना, फिर उनको किसी का गुस्सा सहना, किसी को समझाना, इसमें बहुत साल लगेंगे। उसने क्या किया, एक ही साथ सबको बैटल में, अलग अलग बैटल में मारना शुरू कर दिया। किसी को जहर दे के मारा, फिर किसी को डायरेक्टली बेड पे ही जब था सोया तब मार दिया। तो ऐसे करते करते उसने अपने सभी भाइयों को मार डाला। अब इससे मैं एक लॉ प्रूव करूं कि अशोक बहुत क्रूअल राजा था, मैंने फॉर्मुलेट क्या कर दिया लॉ को कि अशोक बहुत क्रूअल था, इसलिए हमको राजा बनना है उसके जैसा, तो हमें भी क्रूअल होना चाहिए, निर्दयी होना चाहिए, सबको हमेशा लाइफ में परेशान करके पीछे ढकेलना चाहिए। ठीक है, मैंने लॉ फॉर्मुलेट कर लिया। फिर मुझे क्या बात मालूम पड़ती कि अशोका बाद में बुद्धिज्म फॉलो कर लिया। बुद्धिज्म फॉलो कर लिया तो बोलता है कि मैंने कलिंगा में जो भी लड़ाई लड़ी थी, जो भी मैंने मारा था, मुझे उसका पछतावा है, मैं उसका पश्चाताप है, मुझे जिंदगी भर रहेगा। अब इससे क्या मालूम पड़ता है कि लड़ाई करने से किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं निकलता, अंत में पछतावा ही रहता है। ठीक है, तो मतलब क्या, लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होता तो फिर कृष्णा ने अर्जुन को लड़ाई करने क्यों बोला? तो देख रहे हैं, एक भी लॉ फिट नहीं बैठ रही है। एक कंडीशन में जैसे मैंने बताई, वहीं दूसरा क्वेश्चन उठ जा रहा है, फिर दूसरे से फिर तीसरा क्वेश्चन, अब बोलेंगे धर्म की लड़ाई थी, धर्म से अधर्म की लड़ाई थी। ये क्वेश्चन लाइफ लॉन्ग रहेगा, इस पे आप बहुत डिबेट कर सकते हो, प्रूफ ही नहीं कर सकते कि जो बात है एक जगह वो दूसरी जगह भी सच होगी। लेकिन वहीं पे साइंस में बोलो कि ग्रेविटी है, दो चीज अपने को अट्रैक्ट करती है, तो ये बात तो सच है। और उसका मैंने बता भी दिया कि कैसे आप देख सकते हो चीज को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। सो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आप हिस्ट्री कैसे जान पाते हैं? टू बिगिन विथ वी नीड एन एक्सपर्ट। हमको पहली बात तो, आधी तो बातें हमें लोग झूठ बोल जाते हैं, जैसे कि हमारे यूपी बिहार में हमेशा सबके जो डैडी हैं वो एकदम तुर्रम रहते हैं, डैडी बहुत तूफानी रहते हैं अपने ज़माने में, लेकिन पता नहीं जब हम अपने आंखों के सामने देखते हैं तो डैडी एकदम उतने तूफानी नहीं रहते। वो तो लगते हैं कि अभी खाने कमाने के टेंशन में घूम रहे हैं, तो ऐसा लगता है। तो मतलब क्या, बहुत जगहों पे सिर्फ डैडी की इमेज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, तो बहुत सारी झूठ बातें रहती हैं। तो इसलिए अगर कोई और बोले कि हाँ ऐसे थे डैडी, ये सब थे, बहुत लोग बोले, तो बात सच थी, ट्रू थी। ठीक है, तो वो लोग कौन थे जो उन्होंने डैडी को ऑब्जर्व किया था बचपन से। मैं किसी को ऐसे ही सिर्फ इंटेंशन को हर्ट नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऐसा। टू बिगिन विथ वी नीड एन एक्सपर्ट, हमको एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो हिस्ट्री जानता है, हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। लैंग्वेज क्या होता है? जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, जो मेरा लैंग्वेज, जैसे कि मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूँ, इसमें इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज स्क्रिप्ट बार बार आती रहेगी। जैसे कि देखिए, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कैसे हैं, ये मैंने लिखा इंग्लिश में है, लेकिन जो मेरी लैंग्वेज है वो हिंदी है। और मैं, लैंग्वेज मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम स्पीकिंग, व्हाट आई एम राइटिंग इज एन इंग्लिश। तो स्क्रिप्ट जब मैं लिखता हूं उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है, और जब मैं बोलता हूं तो उसे लैंग्वेज कहा जाता है। तो दोनों में फर्क याद रखना। तो हमें एक्सपर्ट चाहिए जिसे बहुत सारे लैंग्वेज, क्योंकि पहले लैंग्वेज हिंदी नहीं थी, पहले इंडिया में संस्कृत था, उसके भी बाद में हमारा फिर उर्दू आया, उससे पहले अरबी लैंग्वेज थी, फिर पश्तून की लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज थी। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हमारे पास हैं। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज तो हमें आज तक पता ही नहीं चला, वो भी एक लैंग्वेज और स्क्रिप्ट था। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो लेकिन एक्सपर्ट का काम क्या होता है, वो सबको, मतलब सबको भी नहीं, बहुत सारे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट उसको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वालिटी उसके अंदर है, ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ठीक है, तो नहीं बोला कुछ का मतलब कुछ और था, बता कुछ और दिया, अगर जो नहीं जानता लैंग्वेज स्क्रिप्ट को। तो ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन
examine the authenticity of document by using the criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date, type of paper, stamps of authority. Such a document is further scrutinized by a student with the reference of historical references. ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, ऑथेंटिसिटी, जो मैंने बात बोली कि डैडी बहुत तुर्रम थे, तो बात कितनी सच है, हाउ मच ट्रुथ इज देयर, ये पता करने के लिए वो क्या देखता है कि पहले लेटरिंग स्टाइल, लेटरिंग स्टाइल मतलब कि लेटर कैसे लिखे जा रहे हैं, क्योंकि आज हमको पता है कि हमारा लेटर सुधर चुका है, हम अलग अलग लिखते हैं, तो लेटर मैच नहीं खाते, ठीक है। तो पहले के लेटर स्टाइल है, जैसे संस्कृत के स्टाइल अलग है, हिंदी के राइटिंग स्टाइल अलग है। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग मतलब क्या, जैसे कि अगर बहुत कवि टाइप है ना, पोएट टाइप है, तो बहुत पोएटिक हिस्ट्री लिखता है, हर बार रेफरेंस देता है, तो ये सब बात हमको पता अच्छा कि पोएटिक है। तो जैसे कि मालूम पड़ता है, अब अशोक पोएट्री के फॉर्म में लिखेगा तो ये फॉर्म सूट नहीं होता, क्योंकि अशोक कभी पोएट्री लिखता ही नहीं था। लेकिन हम बोल रहे हैं, कहीं हमको किसी ने आके बोला कि अरे अशोक की, देखा क्या उसने अपने बारे में पोएट्री लिख के रखा था, मतलब क्या, ये बात तो झूठ है, क्योंकि हम लोग इतना जानते हैं अशोक के बारे में, अशोक के बारे में जितना रिसर्च हुआ शायद ही किसी राजा के ऊपर हुआ रहेगा, कि अशोक पोएटिक लैंग्वेज ज़्यादा यूज ही नहीं करता था, वो पत्थरों पे भी लिखवाता था, सीधा सीधा लिखवाता था अपना ऑर्डर कि ये सब चीज़ें हैं, ये सब है। इवन वो माफ़ी भी मांगा ना, तो उसने सीधा लिखा था कि जो मैंने काम किया उसके वजह से मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता और मैं क्षमा याचना के इसमें काबिल हूँ। तो ऐसा उसने उस टाइम पर लिखा था, प्राकृत लैंग्वेज लिखा था उसने, जो लैंग्वेज थी प्राकृत थी, ठीक है, वे भी अलग लैंग्वेज है और स्क्रिप्ट अलग है, तो ऐसे लिखते थे वो लोग। तो अब ये चीज़ मालूम पड़ती है, तो ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखता कैसा है वो। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब क्या, कि कभी कभी राजा अगर समझो स्टोन पे लिखते थे ना वो लोग, वो स्टोन पे लिखते थे, ऐसे स्टोन पे जब लिखते थे तो वो डेट डाल देते थे, यहाँ पे पत्थरों पे ऐसे कुछ लिखते थे, 1526 समझो पानीपत, तो ये लिख देते थे उस पर, तो मालूम पड़ता था कि हाँ ये उसी डेट की है, ठीक है, तो ये डेट हो गया उसका। तो मैन्युफैक्चरिंग, अब पेपर पे लिखते थे तो पेपर पे भी उसमें डेट आ जाता था। टाइप ऑफ पेपर, जैसे कि उस टाइम पे पेपर कुछ और चीज़ से बनता था, आज हमारा वुड पल्प से बनता है। अच्छा, हम लोग पता कर सकते हैं कि पेपर कब का है, क्योंकि केमिस्ट्री इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया साइंस की, हम पता कर सकते हैं कि पेपर किस ज़माने में था, उसका इंफॉर्मेशन लेके आज जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसमें चेक कर सकते हैं कि ये बुक उसी टाइम की है कि नहीं, क्योंकि वो पेपर उस टाइम का होगा ना। स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, अब मालूम है स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या, अगर बोलते हैं कि ये अशोक के दरबार का एकदम बोलते हैं ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होने का सबसे बड़ा प्रूफ क्या होता है, उसका स्टैम्प होना चाहिए उस पर। तो स्टैम्प, जैसे आज हमारे भारत का स्टैम्प क्या है, हमारा क्या है, सारनाथ के जो सिंह हैं तीन जो हैं, वो तीन जगह जो देखते हैं, तो वो हमारा ऑफिशियल स्टैम्प है। तो ऐसे ही ऑफिशियल स्टैम्प उस टाइम पे मिला, तो मतलब क्या बात होगी, हाँ ये सच में ऑफिशियल था। प्लस जो ऑफिशियल पेपर होता है वो महंगा रहता है और वो पब्लिक यूज़ में नहीं लाया जाता है। जैसे कि ऑफिशियल हमारा पेपर, एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, ये नोट्स, जो नोट का पेपर है वो इम्पोर्ट किया जाता है और हाई क्वालिटी का होता है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स डाले जाते हैं, उसके अंदर कोड, उसमें बहुत सारे कोड्स डाले जाते हैं, देखे रहेंगे आपने नोट में। तो ये देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि नहीं, पेपर है कि नहीं गवर्नमेंट का नोट एक, तो पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सब के थ्रू पता कर सकते हो कि ये सब बात कौन से मतलब कौन से ईयर की है, कौन से राजा की, सब पता कर सकते हैं हम लोग। और ये होने के बाद भी वो क्या कर सकता है, वो कंपेयर कर सकता है हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से। जैसे कि मैंने जैसे आपको कंपेयर करके बताया कि जितना हम लोग को पता है कि अशोक कभी पोएट्रिक लैंग्वेज लिखता ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, जो हमने रेफरेंसेस पढ़े हैं, बुक्स पढ़े हैं, वहाँ से कंपेयर किया कि उस बुक में कभी भी ऐसा नहीं बताया कि ये बहुत पोएट्री लिख के दिखा रहा है, तो कंपेयर किया। तो समझो ये मेरा क्वेश्चन था कि वॉज अशोक अ क्रूअल किंग। तो ये किसी, मतलब मैंने देखा है लाइब्रेरी में गया, बुक उठाया तो उसमें किसी ने लिखा था कि हाँ बहुत बेकार राजा था। अब इस चीज़ को मैं कैसे देखूंगा, कि मैं जाऊंगा कि बहुत सारे और बुक्स होंगे जो अशोक के ऊपर लिखे होंगे, तो उन बुकों को जाके भी पढ़ूंगा, उन बुकों को जाके पढ़ूंगा। तो ये जब बुक होंगे सब, ये सब रेफरेंस बुक कहाएंगे। रेफरेंस क्या, मेरे मेन क्वेश्चन के अराउंड जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद मुझे मालूम क्या पड़ा कि हाँ मारा तो था थोड़ा, उसने लड़ाई तो की थी, वॉर तो की थी, लेकिन एंड ऑफ द लाइफ में वो बुद्धिज्म फॉलो करके बहुत पीसफुल हो गया था, सबको बोलता था लड़ाई झगड़ा मत करो,
खुद बोलता था। तो अब इसका क्या निकालो कि क्रूअल किंग था, इसका आंसर क्या बोल सकते हैं कि हाँ कंप्लीटली तो नहीं था लेकिन एंड स्टार्टिंग में था, एंड में सुधर गया, तो वैसा आंसर होगा। तो अगर जो नहीं जानता तो बोलेगा हाँ हाँ क्रूअल राजा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बॉक्स मटेरियल कर लेते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड स्टार्ट कैसे होता है? देखिए पहले क्या होता है, रिसर्च करने के पहले एक क्वेश्चन होता है। तो आप पहले क्वेश्चन तैयार करो कि कौन से क्वेश्चन के पीछे आप जा रहे हो। आप पहला क्वेश्चन है कि आई वांट टू नो अबाउट अकबर, आई वांट टू नो अबाउट अशोका, और आई वांट टू नो अबाउट नेहरू। तो मेरा क्वेश्चन रहता है कि नेहरू के बारे में जानना चाहता हूँ क्या, तो क्वेश्चन तैयार करूंगा। फिर क्या करूंगा, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा कलेक्ट करूंगा, इंटरनेट से यूज करूंगा, उसमें लाइब्रेरी यूज करूंगा, ओरल हिस्ट्री सुनूंगा, न्यूज़ चैनल देखूंगा। तो ये सब के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। अब उसी के अलावा रेफरेंस भी रहेंगे, जैसे मैं बोला और सारे, उनको भी रीड करूंगा। और ठीक है, फिर उसके बाद करूंगा एग्जामिनिंग द रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो मुझे जो क्वेश्चन चाहिए कि मैं अपने नेहरू के कौन सी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, पॉलिटिकल और पर्सनल। तो पर्सनल के हिसाब से मुझे पर्सनल रेफरेंस के बुक देखने होगी, जो पर्सनल उनके ऊपर लिखा गया या उनकी खुद की लिखी हुई बुक है जो उन्होंने अपने ऊपर लिखी थी। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन। अगर पॉलिटिकल चाहिए तो मेरा जो बुक्स होगा वो चेंज हो जाएगा। वो मैं बुक्स उनके पॉलिटिकल न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं टीवी इन्फॉर्मेशन देखूंगा जो पॉलिटिकल करियर के बारे में बताए, तो मैं उस हिसाब से अपने रिसोर्स कलेक्ट करूंगा। तो उनको एग्जामिन करूंगा कि मेरे काम का है कि नहीं है। और उसके बाद जब मैं रिसोर्स जमा कर लिया हूँ तो मैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन करूंगा। मैं देखूंगा कि क्या बात सच है, क्या बात गलत है, कौन सी पेपर या बुक या न्यूज़ चैनल ने सही बात बताई है, किसने गलत बात बताई, अपने थिंकिंग के हिसाब से जो मुझे सोच लगती है मेरी। ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकता कोई। आप अगर किसी को बोल देना कि चाकू दिख रहा है, तो चाकू किसी के लिए मर्डर के लिए भी दिख सकता है, किसी को सिंपल सा पाइनएप्पल कट करने वाला चाकू भी दिख सकता है। तो वो डिपेंड करता है मेरी नज़रों पे। तो वो हिस्ट्री भी सेम इसी तरह से है। आप जिस तरह से जिस इवेंट को देखना चाहें, नेहरू कुछ लोग को पसंद है, कुछ लोग को पसंद नहीं है। तो वो इंडिविजुअल सेंट्रिक है। आप लेकिन हमेशा पसंद करने ना करने का रीज़न होना चाहिए। जो रीज़न दे देता है वो सही कहलाता है। ठीक है, उसको मानते हैं लोग। फिर जब मैंने क्रिटिकली एग्जामिन किया, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बना दिया मैंने क्वेश्चन के, नेहरू के पॉलिटिकल के। नेहरू वॉज अ गुड लीडर। नेहरू वॉज अ गुड लीडर। मैंने जब बहुत सारे बुक पढ़े तब, उसके लिए मैं एग्जांपल भी दे सकता, लेकिन ये आप लोग के सफिशिएंट नहीं होगा। जैसे लोग कमेंट भी करते हैं नेहरू के बारे में तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेके ही कमेंट कर पाते हैं। पॉलिटिकल करियर को लेके उनको कोई भी नहीं, कोई कुछ बोल पाता। सबको मालूम है कि पॉलिटिकली नेहरू बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते थे। इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार एक्सेप्ट करते हुए पाए गए। ठीक है, तो ये आप बातें ध्यान रखेंगे सर। तो हमारा हो गया, पहले के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, अंडरस्टैंडिंग रेफरेंसेस की क्या बोलना चाह रहा है, फिर उनके बाद एग्जामिन द रेफरेंसेस को करूंगा कि जो है कि मेरे काम का है कि नहीं, फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करूंगा, फिर हाइपोथेसिस बना दूंगा। तो खत्म हो गया। अच्छा, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आप अगर हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो कौन कौन से रेफरेंसेस की जरूरत होती है, तो यहाँ पे देखो उनके बारे में बोला गया है। आर्कियोलॉजी। अच्छा, ये वर्ड आपको मैच द फॉलोइंग करने के अंदर आ सकता है कि आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है। दो आप लोग को आता होगा, लेकिन हर एक बच्चे को ये सब की मीनिंग नहीं आती। आर्काइवल साइंस का क्या मतलब है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का क्या मतलब है, एपिग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ द इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शंस क्या होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। लेटरिंग स्टाइल जैसे कि अगर कोई ए ऐसे लिखता है, कोई ए ऐसे लिखता है, ठीक है, कोई ए ऐसे लिखता है, तो ये सब लेटरिंग स्टाइल है हमारी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज के बारे में। न्यूमिज्मेटिक मतलब क्या, स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है। जीनियोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ लिनेज। जैसे कि स्टडी क्या, लिनेज क्या बोलते हैं, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ऐसे लीनेज है एक के बाद एक। तो इसकी जब पढ़ाई करते हैं कि कौन किसका इसने क्या काम किया, इसे बोलता है जीनियोलॉजी। ठीक है,
आर्कियोलॉजी क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर से एक्सकवेट करते हैं, निकाल के उसको डीप डाउन दी अर्थ खोदते हैं और पता करते हैं कि अर्थ के अंदर क्या था, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्काइवल साइंस क्या, उसी से रिलेटेड जो स्टडी रहती है आर्कियोलॉजी से रिलेटेड साइंस की, उसको बोलते हैं आर्काइवल साइंस। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या होता है, मतलब किसी ने अपने हाथ से कुछ लिखा था, आइदर पेपर पे और वुड पे, कहीं पे भी लिखा था, तो उसकी पढ़ाई। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी क्या, ये बुक ही होती है लेकिन खुद हाथ से लिखी होती है, ठीक है, प्रिंटेड विंटेड नहीं रहती, जैसे आज जेरोक्स है, प्रिंट है, वैसा नहीं। तो उन्होंने खुद के हाथ से लिखी थी, तो वो वुड पे भी लिख सकते थे, मेटल पे भी लिख सकते थे, लीफ पे भी लिखते थे, बहुत सारे मेटल पे लिखते थे, सरफेसेस पे लिखते थे। एपिग्राफी मतलब क्या, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एक तो मैं वह हाथ से लिखता हूँ, एक क्या करता हूँ, खोद खोद के पत्थर पे लिखता हूँ, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगर किसी वॉल पे कुछ चीज़ें खोद के लिखी जाए तो उसे इंक्रिप्शन कहता है। तो आपको ये सब पता रहना चाहिए। तो एक बार मेरे पास डायग्राम है, वो सब देख लीजिए आप। ये देखिए, ये पहले ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। ये पहले कवर्ड था, पूरा पूरा का पूरा कवर्ड था अर्थ के अंदर, लेकिन पहले ब्रिटिश लोग ने हेल्प किया, उसके बाद इंडियंस आए, उन्होंने पूरा एक्सकवेट करके देखा कि अरे बाप रे, हमारे पास इतना बड़ा सिविलाइजेशन ऑलरेडी था। सिविलाइजेशन मतलब क्या, शहर टाइप, जो सिटी होता है वैसे था। तो हमको लग रहा था आज मुंबई सिटी हुई है, लेकिन हमारे पास सिटी ऑलरेडी थे आज से 3000 साल पहले ही, उससे भी पहले बोलते हैं कुछ कुछ लोग, ठीक है। तो ये ध्यान हमको कब मालूम पड़ा, जब हम धरती के अंदर खोदना शुरू थे। इसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, देखिए यहाँ पे ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हो गया, टोलॉजी हो गया, जहाँ पे ये वुड के ऊपर वो लोग ने लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखते थे वो लोग। अब देखो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मेंशन किया है, ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आता है एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब ये देखिए वॉल पे लिखा गया है और ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसे जब ऑब्जर्व करके पढ़ाई करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई को एपिग्राफी। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, तो ये लेटर का पता करते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज, न्यूमिज्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स। सो डायग्राम्स हमें हमारे दिमाग में ज़्यादा याद रहते हैं, इसलिए मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, कोई भी भाषा में, जैसे कि उर्दू में ज़ ख अलग बोलते हैं, हमारे में ज क अलग बोलते हैं, तो हिंदी में मतलब, तो हर जगह की अलग अलग डिमांड होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक। हमारी इंग्लिश अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट। सबकी एक्सेंट अलग अलग है। इवन हम लोग जो बोलते हैं वॉइस क्वालिटी, सब ये सब अलग होता है। ये सब किसके अंदर आता है, लिंग्विस्टिक्स के अंदर आता है। और स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं, न्यूमिज्मेटिक। तो देखिए इसमें क्या जनरली पता चलता है, जैसे कि इसमें ईयर्स लिखे थे, इसके ये देखिए ईयर लिखा है। फिर ये मेटल कौन सा है, अगर मेटल बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, मिक्स मेटल है, अलॉय है, तो साइंस कितना डेवलप था ये पता चल जाता है। फिर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं नोटिस कर पाते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप, इंडिया का मैप क्यों बताया, जनरली वो ईयर का होगा जब इंडिया को यूनाइट करने की ज़रूरत होगी, तो बहुत बार ना ये इन्फॉर्मेशन दे जाता है। फिर देखिए यहाँ पे वीट का स्ट्रक्चर बना है, वीट मतलब क्या है, एग्रीकल्चर बताना चाह रहा है, तो मतलब एग्रीकल्चर को अभी भी बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। ये अशोक एम्बलम है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन सिक्योर करते हैं, इसकी पढ़ाई को बोलते हैं न्यूमिज्मेटिक्स, ठीक है। ये खत्म, स्टडी और जीनोलॉजी तो बता ही दिया। अब आगे चलते हैं। वी हैव लर्न दैट अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। देखा कि क्वेश्चन पूछते हैं, फिर रिसर्च जमा करते हैं, फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब ध्यान से, अगर नहीं चीज़ सही है तो उसे सीधा रिजेक्ट कर देना चाहिए, और सही है तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए सबके सामने। इसे बोलते हैं क्रिटिकल एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल रिसोर्स एंड राइटिंग ऑफ द हिस्टोरिकल नैरेटिव। जो कोई कोई हिस्ट्री लिखते भी हैं, जैसे कि पहले जो अशोका विशोका लोग अगर लिखे भी होंगे, तो वो जाके लोग बाद में बहुत लोग उसको पढ़ के हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनकी बुक को देख के कुछ और लोग बहुत सारी किताबें बना पढ़ पढ़ के हिस्ट्री लिखते हैं। तो ऐसे आप जो आज पढ़ते हो, ये जैसे शशि थरूर की बुक है हिस्ट्री में, बहुत सारे, शशि थरूर आप सब लोग फेमस होंगे, जो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं।
ये जो बुक लिखते हैं ये जाके ऑब्जर्व नहीं करते, ये 6 महीने में एक बुक प्रोड्यूस कर देते हैं, 6 मंथ में एक बुक लिखते हैं। मतलब क्या करते हैं, सिंपल 2-3 बुक रीड करते हैं, उनमें से इनका जो जैसा दिमाग, इनका जो थिंकिंग है उस हिसाब से एक बुक लिख देते हैं कि ये क्या सोचते हैं। तो अब हमें यही को इसी बुक को पूरा सच नहीं मानना चाहिए, हमें जाके क्वेश्चन करना चाहिए कि और सब चीज़ें सही हैं कि नहीं। तो ऐसे इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ये एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव को जब लिखें तो बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करके अच्छे से बताए, किसी साइड को ऐसा ना दिखाए कि वो फेवर कर रहा है, कि अच्छे ही गुण ना बताए, किसी के खराब वाले गुण भी बताए। अब सिर्फ पर्सनल ही ना बताए, पॉलिटिकल भी बताए, हर एक चीज़ के बारे में बताया। और ये भी ना बताए कि राजा लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन क्या राजा खुद की रानी के लिए अच्छा था कि नहीं। जैसे राम, लॉर्ड राम वॉज गुड फॉर पीपल बट नॉट गुड फॉर हिज वाइफ। सो ऐसा पूरा नरेशन देना चाहिए, क्रिटिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। अ स्कॉलर हु राइट्स द नैरेटिव स्कॉलर हिस्टोरियन। जो लिखता है क्रिटिकल एग्जामिनिंग के बाद हिस्ट्री को, उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। अब एक हिस्ट्री वाला लिख रहा है हिस्ट्री, तो ये नहीं कि वो पूरा का पूरा चीज़ लिख जाए कि राम क्या खाता था, फिर कैसे उठता था, कपड़े क्या पहनता था, फिर चप्पल कौन सी पहनता था, फिर धनुष कौन से साइड रखता था, कितने बाण एक अपने उसमें रखता था, फिर कौन कौन से बाण उसके थे। उसको मेन रामायण बताना है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सब ले रहा हूँ। उसे दुनिया भर का अगर ऐसे ही लिख दिया जाएगा तो हम रामायण जिंदगी में पढ़ ही नहीं पाएंगे। एक्चुअल में हम सिर्फ राम के बारे में पढ़ते हैं, और राम के भी सिर्फ कपड़े कैसे पहनता था, उसके बिंदी कहाँ पे थी, वो कौन सा कलर के कपड़े बहुत पहनता था, ये सब क्या करना है हमको। रामायण एज अ स्टोरी पूरी जाननी है। सो कैन नॉट इंक्लूड everything in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends upon the conceptual framework adopted by him. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब कि उसकी समझदारी होती है। जैसे बोला ना, चाकू को दिखा के, चाकू किसी के लिए वो हो सकता है, कुछ भाजी काटने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, या किसी के लिए मर्डर का चीज़ हो सकता है। तो वो कॉन्सेप्ट होता है जो मेरा फ्रेम है, जो मेरे दिमाग का समझदारी है। तो वैसे ही जिसको जो अच्छा लगता है, जैसे कि किसी को, अब किसी को जैसे शशि थरूर को अगर ये जो हमारे नॉर्थ इंडियन किंग थे, नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत और ये सब की बात हो रही है, वहाँ के जो किंग थे उनकी किंगशिप पसंद नहीं थी। तो ये उनका फ्रेमवर्क था, उनको मतलब क्या, उनको पहले से कुछ ना कुछ तो था कि ये नॉर्थ वालों में कुछ इशू है, तो वो उनका फ्रेमवर्क है दिमाग का। और उन्होंने कैसे ये फ्रेमवर्क डेवलप, वो जो साल भर पढ़ाई करते थे, हमेशा बचपन से जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, और उनके हिसाब से जो उन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से ये फ्रेमवर्क बनाया उन्होंने। ठीक है, अडॉप्टेड बाय हिम, हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो वो वही लिखेंगे जो उनकी समझ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि एक बुक को पढ़ के या मेरी एक बात को सुन के आप पूरी बातों को सच मत माना करिए, और भी चीज़ों को पता करते रहिए। ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोरियोग्राफी वॉज नॉट प्रिवलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी। क्या मतलब, वो लोग पहले हिस्ट्री कभी आप नहीं देखोगे कि गुफाओं में जाके हिस्ट्री लिखा गया है, जो हमारी पुरानी सोसाइटी है उनके द्वारा। ठीक है, हाउएवर दैट डज नॉट मीन हिस्टोरियोग्राफी मतलब समझना क्रिटिकली एग्जामिनेशन, उसे हिस्टोरियोग्राफी करते हैं कि उसमें परिवार वाले बोल रहे हैं कि पापा खराब हैं, ये ज़्यादा हंटिंग करके आए और खुद ही खा गए, ऐसा लिखे तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल एग्जामिनिंग। लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो सिर्फ लिखते नहीं थे, वो सिर्फ ड्रॉ करते थे। तो इसमें हमको क्या पता चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, कि उनकी लाइफ स्टाइल पता चल रही बस। लेकिन हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द फैक्ट्स, और फिर उसके बाद राइटिंग ऑल्सो। ठीक है, सो वो लोग हिस्ट्री लिखते नहीं थे। हाउ दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम एंड और वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। तो इसका मतलब ये नहीं समझना हमने कि वो हिस्ट्री नहीं जानते। जैसे कि ये ड्राइंग ही क्यों करते थे वो लोग, वो अपने बारे में लोगों को बताना चाहते थे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा हो रहा है। तो उनका अंदर एक आर्ट था, इमोशन अपना दिखाना चाहते थे, वो अपनी फीलिंग को इसके थ्रू दिखाते थे वो लोग। ठीक है, सो उनको भी था कि, और वैसा नहीं था कि वो जानते नहीं थे कि उनकी हिस्ट्री कैसी थी, कि पहले के लोग वहाँ पे हंटिंग करते थे। सो वो फायर के आने के बाद उनको कितना फ़ायदा हुआ था, ये वही थोड़ा थोड़ा उनको भी पता था। वो जब रीड करते थे, जब वो लोग भी गुफाओं में चित्र देखते थे, उनको लगता था कि पहले फायर लगता है, ऐसा जलता हुआ नहीं दिखा, मतलब नहीं था पहले। तो वो लोग भी हिस्ट्री समझते थे, लेकिन सिर्फ लिखते नहीं थे।
और वे नॉट, और ऐसा नहीं था कि उन्हें जानना नहीं था, उन्हें बहुत सारी चीज़ें जाननी थी। एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग ऑफ द स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वैलर ऑफ द एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उन्हें भी था कि हमें आगे जैसी कुछ बातें हम सीखें ज़िंदगी भर में, जो हमारे बाप दादा ने बताया था, बच्चों को ही बताना था कि वो सर्वाइव कर पाएँ। तो वो लोग वो किसके थ्रू करते थे, वो करते थे पेंटिंग के थ्रू, केव पेंटिंग के थ्रू, स्टोरी टेलिंग मुंह से बताते थे। जैसे आजकल दादियाँ जो पढ़ी लिखी नहीं रहती या पढ़े लिखे भी, लेकिन स्टोरीज बताती रहती कि ऐसा था, सिंगिंग सॉन्ग, बलाड्स, वैलर के बारे में लिखते हैं, बलाड्स मतलब, ठीक है। फॉर दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। सोचो, मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में अगर हम लोग को ज़्यादा और जानना है कि कौन सा की हम पढ़ें कि हिस्ट्री कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यू मतलब क्या, पुराना लिंक भी आज इम्पोर्टेंट है। तो आज जो मॉडर्न लिख रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं लिंक एंशियंट में ही होना चाहिए। सो ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है मेरे लिए, जो एंशियंट वाला है, ठीक है। तो हमको ये जानना चाहिए। फिर हम जब नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे तो हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी से, और उसके बाद होंगे हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन के बारे में हम लिखेंगे। तो अगले 2 पार्ट में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको ये हमारा स्टार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ और अपने दोस्तों में बांट पाएँ, ये हमारे लिए मोटिवेशनल होगा। और साथ में आप लोग भी अगर नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।